हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को रिवीजन शुरू कराऊंगी, ठीक है। तो वह रिवीजन में आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल है उससे संबंधित कराऊंगी। और देखिए, यूरोप में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वह तो मैं आप लोगों को करा ही रही हूँ। यूरोप में मैंने आप लोगों को अभी तक क्या क्या कराया, तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो गुफाएं थी यूरोप में, मैंने आप लोगों को उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वह करा लिए थे। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वह था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन रहे थे, वह सभी मैंने आप लोगों को करा दिए थे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वह था मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी, वह मैंने सभी आप लोगों को करा दिए थे। और इसके बाद में आप लोगों को मैं रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। रिवीजन में इन तीनों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, तीनों क्लास जितने मैंने आप लोगों को 3 अभी तक प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो उनसे संबंधित मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह सभी करा दूंगी। और फिर उसके बाद हम लोग आगे का जो भी हमारा टॉपिक होगा वह मैं आप लोगों को कराऊंगी। लेकिन आज आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता समझाऊंगी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस प्रकार से उसका उदय हुआ, कहाँ पे उसका विस्तार है, और कैसे क्या उसमें जो भी कुछ हुआ वह मैं सब आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार किस प्रकार से है, ठीक है। उसका विस्तार किस प्रकार से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर पूछा जाए कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके उत्तर में क्या है, तो उत्तर में है मांडा, ठीक है। उत्तर में क्या है, मांडा है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में दैमाबाद है। मतलब इसका विस्तार बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि किस या इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ तक है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर है, ठीक है। कौन कौन से, उत्तर में मांडा जो कि चिनाब नदी पर है, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद कहाँ है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर पूछा जाए पूरब में क्या है, तो पूरब में पूछा जाए क्या है, तो पूरब में है आलमगीरपुर, ठीक। क्या है पूरब में, पूरब में है आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और फिर अगर अगला पूछा जाए कि पश्चिम में, तो पश्चिम में है सुतकांगेडुर जो कि दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी हिस्सा है वह कहाँ है, या पूर्वी हिस्सा किस नदी के किनारे है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका काल निर्धारण क्या है, तो इसके काल निर्धारण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला है, इसका अगर काल निर्धारण बताएं तो 3500 से कितना है, 3500 से 1300 BC, ठीक है। 3500 से 1300 BC, लेकिन इसमें भी विवादित है। अगर पूछा जाए NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, ठीक। क्या पूछा जाए, NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, तो आप लोग उसमें बताएंगे 2500 से 1750 BC, ठीक। क्या बताएंगे, 2500 से 1750 BC। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, पूछा जाए मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, तो वह कितना रहेगा, वह रहेगा 3200 से 2700 BC। क्या रहेगा, 3200 से 2700 BC रहेगा, ठीक है। NCERT के अनुसार 2500 से 1750 BC कितना रहेगा, 2500 से 1750 BC। और मार्शल महोदय के अनुसार अगर पूछा जाए तो कितना रहेगा, तो रहेगा 3200 से 2700, ठीक है। फिर इसके बाद भी पूछा जाए, क्योंकि इसमें विवादित हैं, लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी है, तो मार्शल महोदय की अपनी अलग राय है, NCERT ने अलग बताया है। और अगले हमारे आते हैं मैके, ठीक। मैके महोदय आते हैं, तो अगर पूछा जाए कि मैके ने कितना बताया है, तो मैके ने बताया है 2700 से 1700 BC। कितना बताया है, मैके ने बताया है 2700 से 1700 BC, ठीक है। मैके ने कितना बताया है, 2700 से 1700 BC। देखिए, अगर पेपर में पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। किस तरीके से कि NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारण क्या है, या मार्शल महोदय ने इसका समय निर्धारण क्या बताया है, या मैके ने इसका समय निर्धारण क्या बताया है। फिर अगला अगर पूछा जाए तो अगला कार्बन डेटिंग पद्धति पे भी इसका समय निर्धारण बताया गया है, कार्बन डेटिंग 14, ठीक है। 14 के आधार पर भी इसका समय निर्धारण बताया गया है, ठीक है।
अगला देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अगर बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नगर नियोजन कैसा था, तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था इसका नगर नियोजन जो था बहुत ही अच्छा था। अच्छा यानी बहुत ही अच्छे तरीके से बना था, सुव्यवस्थित ढंग से बना था। कैसा बना था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। और यहाँ पे क्या था? यहाँ हड़प्पा सभ्यता को दो दुर्ग यानी टीले, ठीक है, टीला या दुर्ग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दो भागों में बटा था हड़प्पा सभ्यता। एक बटा था पश्चिमी टीला और दूसरा बटा था पूर्वी टीला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पश्चिमी टीले के बारे में। तो जो पश्चिमी टीला है, कौन सा टीला? पश्चिमी टीला। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो नगर थे, नगरों का यहाँ पे दुर्गीकरण किया गया था। दुर्गीकरण का मतलब होता है किसी, जैसे कोई नगर है उसको चारों तरफ दीवार से उसको सुरक्षित कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो नगर थे वह पूरी तरीके से दुर्गीकृत थे, यानी जो यहाँ पे घर बने थे वह भी पूरी तरीके से दुर्गीकृत थे। कहाँ पे? पश्चिमी टीला में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी टीला पढ़ रहे हैं ना, तो पश्चिमी टीले की बात कह रही हूँ मैं। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे विशिष्ट आवास था जिसे पुरोहितावास भी कहते थे, ठीक है। विशिष्ट आवास था, इसे क्या कहते थे? इसे पुरोहितावास भी कहा जाता था। और यहाँ पे जो घर थे, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कृत्रिम विभाजन हुआ था, यानी मानव के द्वारा उसको कृत्रिम विभाजन किया गया था। फिर अगर पूछा जाए, देखिए जो पश्चिमी टीले के जितने भी नगर थे वह सभी तो दुर्गीकृत थे, लेकिन फिर भी अपवाद तो हर चीज में होता है। तो अपवाद स्वरूप इसमें एक स्थान था चनहुदड़ो, ठीक है। कौन सा स्थान था? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का अगर पूछा जाए तो जो चनहुदड़ो है वही एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो पश्चिमी टीला है उसके सारे नगर दुर्गीकृत थे, लेकिन जो चनहुदड़ो है वह अपवाद स्वरूप है और इसका दुर्गीकरण नहीं किया गया था। फिर बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। जो कालीबंगा था, कालीबंगा का भी कृत्रिम विभाजन हुआ था, ठीक है। कृत्रिम विभाजन पूछा जाए तो कालीबंगा का भी कृत्रिम विभाजन हुआ था। फिर अगला हमारा आता है नगर धौलावीरा। धौलावीरा को 3 टीलों में विभाजित किया गया था। धौलावीरा का कैसा विभाजन हुआ था? 3 प्रकार से विभाजन हुआ था, उच्च टीला, मध्य टीला और निम्न टीला। धौलावीरा का 3 प्रकार से विभाजन था, उच्च टीला, मध्य टीला और निम्न टीला, ठीक है। 3 प्रकार से विभाजन था। और जो ये पश्चिमी टीला था, इसका जैसे अगर पूछा जाए ढलान कैसा था, तो जो इसका ढलान था वह उथला था, ठीक है। पश्चिमी टीले का ढलान कैसा था? पश्चिमी टीले का जो ढलान था वह उथला था। अगर हम लोग बात करें कि पूर्वी टीले के बारे में, तो जो पूर्वी टीला था यहाँ पे कोई भी दुर्गीकरण नहीं था। पश्चिमी टीले में संपूर्ण नगर का दुर्गीकरण था और पूर्वी टीले में कोई भी दुर्गीकरण नहीं था। इसका ढलान कैसा था? इसका ढलान था निचला। पश्चिमी टीले का ढलान ऊंचा ढलान था और पूर्वी टीले का जो ढलान था वह कैसा था? वह था निचला। सामान्य लोगों के अगर बारे में हम लोग बात करें तो जो यहाँ के सामान्य लोग थे वह 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार के यहाँ लोग निवास करते थे। कौन कौन से? श्रमिक, मजदूर और सैनिक। कौन कौन से लोग यहाँ पे निवास करते थे? श्रमिक, मजदूर और सैनिक यहाँ पे निवास करते थे, ठीक है। फिर हम लोग बात करें कि इसकी नगर जो संरचना थी वह कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर संरचना थी, मैंने आप लोगों को अभी बताया, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। यहाँ की सड़कें कैसी थी? यहाँ की जो सड़कें थी, कहाँ की? हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ की सड़कें सीधी, चौड़ी, लंबी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। कैसी थी? सीधी, लंबी, चौड़ी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। और क्या था? यह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। कैसी थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए इसमें कि यह क्या था, इसमें यह जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड पद्धति पर यह आधारित थी। कौन सी? ऑक्सफोर्ड पद्धति पर आधारित थी। और इसकी संज्ञा, इसको कैसी दी गई है संज्ञा? इसको संज्ञा दी गई है शतरंज के विषाद की संज्ञा दी गई है। किसको? हड़प्पा टीले को शतरंज के विषाद की संज्ञा दी गई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को शतरंज के विषाद की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें से साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तो क्योंकि साक्ष्य जो है वही हम लोगों को पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें साक्ष्य मिले हैं। तो अगर साक्ष्य के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पर
एल आकार के 15 श्रमिक आवास मिले हैं। यहाँ पे कैसे आवास मिले हैं? 15 श्रमिक आवास मिले हैं। वह कैसे हैं? वह एल आकार के हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 7 कमरे इस प्रकार से बने हैं और 8 कमरे इस प्रकार से बने। ठीक है, इस प्रकार से 7 कमरे और फिर इस प्रकार से 8 कमरे बने हैं। तो ये जो कमरे बने हैं इनको कहा गया है? इनको श्रमिक आवास कहा गया है। और यहाँ पे क्या क्या मिला है? यहाँ पे एक वृत्ताकार ओखली का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? वृत्ताकार ओखली का साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। और यहाँ पे क्या मिला है? और यहाँ पे 12 कक्षों का जो है एक अन्नागार मिला है। क्या मिला है? यहाँ पे एक अन्नागार मिला है। कितने कक्षों का मिला है? 12 कक्षों का अन्नागार मिला है। 18 चबूतरों का साक्ष्य मिला है। कितने चबूतरे? 18 चबूतरे का साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। और हाथी दांत की स्केल का साक्ष्य मिला है। और दर्पण का साक्ष्य मिला है। वह दर्पण कैसा है? कांचिली मिट्टी से बना हुआ दर्पण है। यहाँ पे स्तूप का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे स्तूप का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है? हसिया लिए एक पुरुष आकृति दिखाई दी गई है और उसके साथ ही में भीड़ एकत्रित दिखाई गई है। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। 2 मानव धड़ मिले हैं। क्या मिले हैं? 2 मानव धड़ मिले हैं। और एक इसमें मानव धड़ जो है वह लाल बलुई पत्थर से बना है। ठीक है, 2 मानव धड़ मिले हैं। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मानव धड़ मिले हैं वह किससे निर्मित हैं? तो एक जो मानव धड़ है वह लाल बलुई पत्थर से निर्मित है जो कि 9 सेंटीमीटर का है। और एक है जो श्याम बलुई पत्थर से निर्मित है जो कि 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मानव धड़ मिले हैं। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे मिला है, यहाँ पे एक इक्का गाड़ी यहाँ पे मिली है। ठीक है, क्या मिला है? यहाँ पे ताम्र इक्का गाड़ी मिली है। क्या मिला है? ताम्र इक्का गाड़ी मिली है। और यहाँ पे पुरुष आकृति मिली है। कैसी? ताम्र। ठीक है, ताम्र पुरुष आकृति मिली है। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, और क्या मिला है? ताम्र पुरुष आकृति। और यहाँ से ही एक पक्षी के पिंजड़े में बंद होने का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से पक्षी के पिंजड़े में बंद होने का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे एक स्त्री दिखाई गई है जो कि एक स्त्री यहाँ पे दिखाई गई जिसके गर्भ से पौधे का निर्माण दिखाया गया है। और लोगों ने उसे क्या? मातृशक्ति या प्रजनन की देवी माना है। ठीक है, उसे क्या माना है? मातृशक्ति या प्रजनन की देवी माना है। यहाँ पे एक मुहर का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? मुहर का। और वह मुहर कैसी है? उस मुहर के ऊपर एक नग्न स्त्री का चित्र बना है जिसके दोनों ओर से पीपल के पत्ते की शाखाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, नग्न स्त्री का चित्र मिला है। किस पे? मुहर के ऊपर मिला है। फिर इसमें क्या मिला है? इसमें मिला है गरुड़ के पंजे में सर्प। ठीक, गरुड़ के पंजे में सर्प का चित्रण मिला है। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, गरुड़ के पंजे में सर्प का चित्रण मिला है। और यहाँ पर R37 और H57 और RH57 नामक की कब्रें भी मिली हैं। जो RH57 है इसको विदेशी जो थे विदेशी, तो यह कब्रें कैसी थी? इसमें जो ताबूत थी, ताबूत के अंदर जो विदेशी लाशें थी उनको बंद करके रखा जाता था। ठीक है, और इसमें क्या मिला? इसमें कुरकुदमान बैल यानी कुबड़ वाले बैल का साक्ष्य मिला है। श्रृंगारदानी का साक्ष्य मिला है। किसका? श्रृंगारदानी का साक्ष्य मिला है। और मृद भांड पर मछुआरों का चित्र मिला है। ठीक, जो मृद भांड है यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है इनपे किसका चित्र मिला है? इन पे मछुआरे का चित्र मिला है। ठीक है, श्रृंगारदानी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि गरुड़ के पंजे में सर्प का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और एक ओखली का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओखली का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से, अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से, 15 श्रमिक आवास, और जो अन्नागार है ये 12 कक्ष का है। ठीक है, कितना है? 12 कक्ष का है अन्नागार। और 2 यहाँ पे मानव धड़ मिले हैं। ठीक है, तो यह जितना भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था और जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें मैं आज आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता तक ही पढ़ाऊंगी। और जितने भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अवशेष थे और जो जिनके साक्ष्य मिले हैं वह मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो
और इसके बाद में आप लोगों को हड़प्पा के बाद में हमारी आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, हड़प्पा के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो पढ़ेंगे। तो जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो में जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जितने भी, ज़्यादा तो नहीं, जितना भी इम्पॉर्टेंट है वह सभी मैं आप लोगों को कल रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैनल अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर आप लोग बेल आइकन के ऊपर आप लोग ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।